कैंसर है, बिकॉज आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि पेशेंट ऑलरेडी प्राइम हुआ है, वो पेशेंट उठ के चला गया एंड वो आज तक वापस नहीं आया है। जैसे लोगों को लगता है कि हमारे लिए बहुत सिंपल है बोलना, आप दिन में कितने पेशेंट्स को बताते रहोगे कि उनको कैंसर है, बट हमारे लिए भी वी आर ह्यूमंस, इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट करना तो पड़ेगा। तो इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट्स हमारे पास जल्दी पहुँचे, टाइम पे पहुँचे। तो जितने अर्ली स्टेज में हम कैंसर को डायग्नोज कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, उतने ही अच्छे रिजल्ट्स पेशेंट को मिलते हैं। प्राइम मिनिस्टर फंड एंड सीएम फंड की वजह से इवन प्राइवेट में पेशेंट्स को एक लंप सम अमाउंट मिलता है, जिसकी वजह से वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वो टाइम पे जो इंसिडेंस था कैंसर का और अभी जो इंसिडेंस है, बहुत डिफरेंस है। आई वुड से मिनिमम 10 टाइम्स कैंसर हैज़ इंक्रीज्ड, कैंसर बढ़ा, इतना ज़्यादा बढ़ा है। सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट ऐश्वर्या गावंडे। आज मैं आपसे बात करूंगी एक बहुत ही सीरियस यट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आज की इस फास्ट पेस लाइफ में हम हेल्थ के बारे में तभी बात करते हैं जब बात बिगड़ जाती है या बात सीरियस हो जाती है। आज इंडिया में लाखों लोग ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स की वजह से अपनी जान गंवाते हैं, जिसमें से एक ब्लड कैंसर भी होता है। इंडिया में हर 5 कैंसर के टाइप्स में से एक कैंसर ब्लड से रिलेटेड होता है। इसीलिए आज हम इस सीरियस येट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर खुलकर बात करेंगे विद डॉक्टर रिया बालिकर, हु इज़ अ सीनियर कंसल्टेंट हेमेटोलॉजिस्ट एंड हेमेट ऑन्कोलॉजिस्ट। वेलकम डॉक्टर रिया, वी आर ऑनर्ड टू हैव यू। थैंक यू ऐश्वर्या फॉर हैविंग मी। यस, सो डॉक्टर रिया, मेरा पहला बेसिक सवाल है कि हेमेटोलॉजिस्ट ये एक नया टर्म है, तो क्या आप हेमेटोलॉजी के बारे में हमें कुछ बताएंगे? यस, तो सबने कार्डियोलॉजी के बारे में सुना है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के बारे में सुना है। हीमेटोलॉजी मतलब ब्लड से संबंधित सभी जो बीमारियां, हीमैट स्टैंड्स फॉर ब्लड, सो ब्लड एंड लॉजी मतलब स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट। तो ब्लड रिलेटेड जो भी कोई बीमारियां हैं, जैसे खून का कम होना, WBC काउंट्स का प्रॉब्लम, प्लेटलेट्स, ब्लीडिंग डिज़ॉर्डर्स, क्लॉटिंग डिज़ॉर्डर्स, बोन मैरो ट्रांसप्लांट एंड ब्लड कैंसर्स, सो ये सब डिज़ॉर्डर्स हीमेटोलॉजिस्ट देखते हैं। Okay, thank you so much. Now I can relate. So is like the hemoglobin term also मतलब वो term और ये term hematology को भी आप explain कर सकते हैं, like is it the same? It's like basic question. या हीमोग्लोबिन मतलब वो केमिकल रहता है, वो मॉलिक्यूल रहता है रादर ब्लड में, जो ऑक्सीजन कंटेंट, ऑक्सीजन डिलीवर करता है हमारे ब्लड सेल्स को। तो हीमोग्लोबिन हैज़ नो रिलेशन टू अ हीमेटोलॉजिस्ट, हीमेटोस मीन्स ब्लड, सो दैट इज़ वाई ब्लड डिसऑर्डर्स मतलब हीमेटोलॉजी। ओके, अभी जैसे हमने बात की कि ब्लड कैंसर और ब्लड डिसऑर्डर, हमें हमारे व्यूअर्स को ये जानना है कि ब्लड डिसऑर्डर और ब्लड कैंसर में क्या डिफरेंस होता है? यस, ब्लड डिसऑर्डर्स एक ब्रॉड टर्म है जिसमें ब्लड कैंसर्स भी इंक्लूडेड है। ब्लड डिसऑर्डर्स में जैसे मैंने बोला, हीमोग्लोबिन कम होने से अनीमिया जो होता है, फिर मैं नागपुर सेंट्रल इंडिया में प्रैक्टिस करती हूँ, तो यहाँ पे सिकल सेल अनीमिया, थैलेसीमिया, ये बीमारी भी बहुत बीमारियाँ बहुत इनका प्रिवेलेंस है। प्लेटलेट संबंधित बीमारी, सब कुछ प्लस ब्लड कैंसर्स, मतलब हीमेटोलॉजी का प्रैक्टिस और हीमेटो ऑन्कोलॉजी, सो ब्लड रिलेटेड जो भी कैंसर्स हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। ओके, सो हेमेटोलॉजिस्ट और हेमेट ऑन्कोलॉजिस्ट, इनमें क्या डिफरेंस होता है? इट इज़ वन एंड द सेम थिंग एक्चुअली। हीमेटोलॉजी इंक्लूड्स हीमेटो ऑन्कोलॉजी। जैसे आपने पूछा कि ब्लड डिसऑर्डर्स एंड ब्लड कैंसर्स में क्या फ़र्क है, सो हीमेटोलॉजिस्ट मीन्स हीमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट, सेम थिंग। ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर्स, सो ब्लड एंड ब्लड कैंसर्स का स्टडी। ओके, सो जैसे अभी आपने पहले एक्सप्लेन किया कि ब्लड डिसऑर्डर्स में सिकल सेल एनीमिया ये सब चीज़ें होती है। बहुत सारे डिसीजेस ऐसे होते हैं जो फेटल होते हैं, जिसकी वजह से लोग मर भी सकते हैं। तो ब्लड कैंसर और ब्लड डिसऑर्डर्स में हम क्या ऐसे आई वुड लाइक टू से कि क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि डिसऑर्डर्स जानलेवा भी हो सकते हैं? जैसे कैंसर, हमेशा हम कैंसर अगर हम ये वर्ड का यूज़ करते हैं तो हमें लगता है कि पेशेंट की जान ही जाने वाली है। लेकिन अगर हम ब्लड डिसऑर्डर बोलते हैं तो ब्लड डिसऑर्डर भी जानलेवा हो सकते हैं?
कुछ ब्लड डिसऑर्डर्स रहते हैं, जैसे अगर कोई मेरे पास पेशेंट आता है जिनके प्लेटलेट काउंट्स बहुत ही कम हैं, नॉर्मल प्लेटलेट्स 1.5 लाख के ऊपर चाहिए। सो कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनमें प्लेटलेट काउंट 2,000 रहते हैं, 10,000 रहते हैं। सो ऐसे केसेस में लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग पेशेंट को हो सकता है, ब्रेन में हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये एक डिसऑर्डर है जो लाइफ थ्रेटनिंग है। दूसरा कुछ कुछ डिसऑर्डर्स जिससे क्लॉटिंग होता है। एक फॉर एग्जांपल ब्रेन में जब क्लॉट, ब्रेन के साइनसेस या ब्लड वेसल्स में जब क्लॉट होता है, लंग के सर्कुलेशन में जब क्लॉट होता है, जिसे हम पल्मरी एम्बोलिज्म बोलते हैं, ये डिसऑर्डर्स इमरजेंसीज रहते हैं। तो दिस कैन बी फेटल, मतलब पेशेंट की जान भी इससे जा सकती है। और ब्लड कैंसर्स अगर हमने सही समय पे इनका डायग्नोसिस किया, सही समय पे ट्रीटमेंट किया, तो दे आर क्योरेबल। मैनी ऑफ देम हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, बट कुछ ब्लड कैंसर्स अगर सही टाइम पे इनका हम डायग्नोसिस न कर पाए तो वो भी जानलेवा हो सकते हैं। ओके। जैसे अभी आपने एक्सप्लेन किया कि अगर इसका सही निदान पहले हो जाता है तो हम पेशेंट्स की जान बचा सकते हैं। पर हमारी लाइफस्टाइल में जैसे हमारी स्किन के ऊपर कुछ होता है तो स्किन कैंसर बहुत हद तक विजिबल रहता है। अगर आपको ब्रेन में कुछ फील हो रहा है तो वो विजिबल सिम्टम्स होते हैं। तो ब्लड कैंसर होने के ऐसे क्या शुरुआती सिम्टम्स हो सकते हैं? क्योंकि शायद हर कोई लाइफस्टाइल के वजह से चक्कर आना वगैरह इसको इग्नोर कर देता है। बट क्या ऐसे छोटे-मोटे सिम्पटम्स हो सकते हैं जो आप व्यूअर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो अर्ली डिटेक्शन के लिए हेल्प कर सकते हैं पेशेंट्स के लिए? यस। तो बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, बिकॉज़ ये जो अपना जो पॉडकास्ट है जो हम कर रहे हैं, मेन इसका मोटो है कि ब्लड कैंसर रिलेटेड हमें अवेयरनेस स्प्रेड करना है। तो सिम्पटम्स जब हम देखेंगे, ब्लड कैंसर्स रफली हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक रहता है अक्यूट, एक रहता है क्रॉनिक। अक्यूट मतलब कोई भी चीज़ अगर कुछ दिन में या कुछ हफ्तों में अगर डेवलप होती है, फैलती है, तो उसे हम अक्यूट मतलब सडन, जो फास्ट बढ़ता है। तो ये जो फास्ट बढ़ता है, वो कैंसर के सिम्टम्स नॉर्मली रहते हैं बहुत ज़्यादा वीकनेस होना, डिस्प्रोपोर्शनेट, फिर ब्लीडिंग शुरू होना, पेशेंट को कभी ब्रश करते टाइम ब्लीडिंग होता है, नोज़ ब्लीडिंग होता है, स्किन पे रेड कलर के स्पॉट्स मतलब स्किन में ब्लीडिंग हो रहा है। फिर लेडीज़ में पीरियड्स के जगह से ब्लीडिंग ज़्यादा, मेंसेस हैवी ज़्यादा होना, ये सब प्लेटलेट्स कम होने की वजह से होते हैं। बुखार आना, 1-2 दिन का बुखार नहीं, वो तो वायरल भी हो सकता है, बट 7-8 दिन का कंटिन्यू बुखार कम ही नहीं हो रहा है, ये भी अक्यूट कैंसर का लक्षण हो सकता है। क्रॉनिक जब हम कैंसर्स देखते हैं, तो कुछ कैंसर्स ऐसे रहते हैं जो कई महीनों से और कभी-कभी सालों से शायद अपने शरीर में डेवलप हो रहे हैं, वेरी स्लो ग्रोइंग कैंसर्स। तो इसके सिम्पटम्स बहुत सटल रहते हैं, बहुत माइल्ड रहते हैं। तो शुरुआत में अगर हमको अर्ली डायग्नोसिस करना है ये कैंसर्स का, तो ब्लड टेस्ट जैसे हम रेकमेंड करते हैं कि रेगुलर आप हेल्थ चेकअप कीजिए, साल में एक बार एटलीस्ट आपका हेल्थ चेकअप कीजिए। तो हेल्थ चेकअप में कभी डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ता है, हीमोग्लोबिन कम रहता है, प्लेटलेट्स कम, इससे हमें एक आइडिया आ जाती है कि मे बी ये पेशेंट को क्रॉनिक कैंसर कुछ हो रहा है। और इसमें भी अगर डायग्नोज न हो तो ऐसे पेशेंट्स में वेट लॉस होता है, वज़न बहुत ज़्यादा कम होना, फिर से बुखार आना और 1-2 महीने का बुखार आना या बुखार जैसे लगना, टेम्परेचर बढ़ना, भूख नहीं लगना, ये भी ब्लड कैंसर का लक्षण है। और लिम्फोमा नाम का जो कैंसर है, उसकी वजह से लसिका ग्रंथियों में स्वेलिंग आती है, जो हमारे लिम्फ नोड्स रहते हैं गले में, बगल में और जांघ में जो रहते हैं, वहाँ पे स्वेलिंग्स आना, ये लिम्फोमा नामक क्रॉनिक कैंसर का लक्षण है। एक और कैंसर है माइलोमा, जिसका लक्षण रहता है हड्डियों में दर्द रहना, बोन पेन्स बहुत बार माइलोमा का लक्षण होता है। बहुत बार हम देखते हैं कि पेशेंट फ्रैक्चर लेके आता है। अगर बुज़ुर्ग कोई है, चलते-चलते हड्डी टूट गई या मिनिमल ट्रॉमा से सिंपल फिसल गए, हड्डी में फ्रैक्चर आया, स्पेशली रीढ़ की हड्डी में, तो बहुत बार ये पेशेंट माइलोमा में चेंज हो सकता है। दिस कैन बी अ सिम्पटम ऑफ माइलोमा। ओके। तो अभी हमने अर्ली सिम्टम्स के बारे में बात की एंड उसकी वजह से तो मुझे पता चला कि ये काफ़ी सिंपल सिम्टम्स है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग कभी-कभार अनदेखा कर देते हैं।
अब जैसे आपने अर्ली सिम्टम्स के बारे में बताया, मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे अभी आपके यहाँ पे कोई पेशेंट आ जाता है, ब्लड टेस्ट और उनके टेस्ट के थ्रू आपको पता चल जाता है कि उन्हें कैंसर हुआ है। ये न्यूज़ किसी भी पेशेंट को देना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता होगा, क्योंकि कैंसर नामक शब्द जब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कभी सुनते हैं, तो हमारे लिए वो दुनिया ख़त्म होने के बराबर होती है। पेशेंट के साथ-साथ पेशेंट के घरवाले भी बहुत टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि उनके लिए शायद ऐसा होगा कि हमारे साथ जो है, इट इज़ लाइक अ डेथ, लाइक इनकी मौत भी हो सकती है। तो जब आप किसी पेशेंट को ये बताते हैं कि उन्हें कैंसर हुआ है, तो आपका अर्ली ट्रीटमेंट क्या होता है और आप उन्हें मोटिवेशन कैसे देते हैं, सो दैट जो भी वो प्रोसेस है उसके थ्रू वो जा सके और ठीक हो सके? किसी को अगर बताना है ना ऐश्वर्या कि आपकी ज़िंदगी अभी ख़त्म हो गई है, तो आप जस्ट बोल दो कि ब्लड कैंसर हो गया है, क्योंकि सब कैंसर्स में सबसे ज़्यादा लोग ब्लड कैंसर से डरते हैं। ब्लड कैंसर्स मतलब लोगों के दिमाग में वही इमेज आता है कि कीमो देंगे, पेशेंट के बाल जाएंगे, पेशेंट एकदम एकदम बारीक हो जाएगा, बेड रिडन हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली ये पेशेंट शायद बचेगा भी नहीं। ये इम्प्रेशन है लोगों का अभी, राइट नाउ, अभी भी, अनफॉर्चुनेटली। तो बट दिस इज़ नॉट ट्रू। अभी इतने एडवांसेस हुए हैं ये फील्ड में कि प्रोग्नोसिस, सर्वाइवल रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो बट फिर भी मैं आपको एक इंस्टेंस बताऊंगी। एक पेशेंट मेरे पास एक डॉक्टर ने भेजा था, और मुझे बताया गया कि मैंने फैमिली और पेशेंट को आइडिया दी है कि ब्लड कैंसर है। तो मैंने बोन मैरो किया डायग्नोसिस एस्टैब्लिश करने के लिए। बोन मैरो का जैसे रिपोर्ट आया, क्योंकि मुझे पता था डॉक्टर ने बोला है कि उनको एक आइडिया है, तो मैंने पेशेंट को बुलाया, रिलेटिव्स को बुलाया अंदर साथ में। एंड जैसे मैंने बोला कि आपको कैंसर है, बिकॉज आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि पेशेंट ऑलरेडी प्राइम हुआ है, वो पेशेंट उठ के चला गया एंड वो आज तक वापस नहीं आया है। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि जैसे आपने बोला, इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस। मैं अभी भी सोचती हूँ, मे बी मैंने थोड़ा उसे प्राइम करके, क्योंकि नॉर्मली मेरा टेंडेंसी वैसे रहता है, मैं कभी किसी को बोलती नहीं, कि डायरेक्टली कभी नहीं बोलती। वी टेक टाइम, पहले हम पेशेंट का मेंटल कंडीशन कैसा है, स्टेट कैसा है, नॉट स्टेटस, एजुकेशन लेवल ऑल्सो मैटर्स, कितना है, एज क्या है पेशेंट का, जॉब क्या करते हैं, फैमिली सपोर्ट क्या है, वो सब हम पहले एनालाइज करते हैं। एंड उसके बाद वी ब्रेक द न्यूज़ ग्रेजुअली। पेशेंट को पहले कॉन्फिडेंस में लेते हैं। बहुत बार ऐसे भी थोड़ा अनफॉर्चुनेट, बट अपने कंडीशन, अपने इसमें कभी कुछ चीज़ें पेशेंट से छुपानी भी पड़ती हैं, जैसे जस्ट फॉर देयर ओन गुड। छुपाना इन द सेंस, अगर पेशेंट का स्टेज ज़्यादा है तो मे बी छुपाने से अच्छा मे बी उनको वो ना बताएं, उनको बताते हैं हम कि आपको ब्लड कैंसर है, अपने टाइम लेके। फर्स्ट विजिट में बहुत बार इट बिकम्स डिफ़िकल्ट, धीरे 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 करके पेशेंट को काउंसलिंग करते हैं। लगे तो सोशल सपोर्ट जो वर्कर्स रहते हैं, काउंसलर्स रहते हैं, मैं जो कॉर्पोरेट में अटैच टू, वहाँ पे वी हैव अ काउंसलर, वी हैव अ सोशल वर्कर्स जो पेशेंट को थोड़ा प्राइम करके धीरे धीरे बताते हैं। बट कुछ चीज़ें हम रिलेटिव्स के साथ ही डिस्कस करते हैं। जैसे कैंसर मतलब मैं बोलती हूँ कि सिर्फ पेशेंट अफेक्ट नहीं होता, पेशेंट की पूरी फैमिली भी अफेक्ट होती है। सोशल जो सपोर्ट लगता है, इमोशनल सपोर्ट जो लगता है, फाइनेंशियल जो उनको अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, दे नीड टू मेक इट एज अ टीम। सो नॉट जस्ट पेशेंट, हमें पूरी फैमिली भी काउंसिल करनी पड़ती है। इट्स अ आर्ट, इट्स डिफ़िकल्ट, मुश्किल रहता है। जैसे लोगों को लगता है कि हमारे लिए बहुत सिंपल है बोलना, आप दिन में कितने पेशेंट्स को बताते रहोगे कि उनको कैंसर है, बट हमारे लिए भी, वी आर ह्यूमंस, इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट करना तो पड़ेगा। ज़रूर, जो बातें अभी मैंने सुनी, एज अ डॉक्टर आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके ऊपर कभी ये नौबत आए कि आप किसी पेशेंट को ये बताएं, ये इतनी डिफ़िकल्ट न्यूज़ आप बताएं। अभी मैंने जो अभी सुना कि आप पहले पेशेंट के कंडीशन देखते हैं, और ये चीज़ बहुत ही अच्छी है कि क्योंकि अब डायग्नोस तो हो चुका है, अब आपका फोकस ये रहता है कि मुझे पेशेंट को ठीक करना है।
जैसे अभी आपने कहा कि काफ़ी एडवांसेस हो चुके हैं इस फील्ड में, ब्लड कैंसर में सर्वाइवल रेट्स बढ़ रहे हैं लोगों के, तो आप क्या कंपेयर करेंगे? क्योंकि अगर आज जैसे अभी आपने कहा कि एक पेशेंट आपका चला गया, वो शायद कभी वापस नहीं आया। अभी शायद उसने ये सोच लिया होगा कि मेरा बचना नामुमकिन है, तो मैं यहाँ क्यों पैसा खर्च करूँ, क्या करूँ यस। कि मैं बचने ही नहीं वाला, तो फिर मैं क्यों ये सब करूँ? तो अभी एज अ डॉक्टर जो आपने एडवांसेस के बारे में बात की है, सर्वाइवल रेट के बारे में बात की है, अगर वो दर्शकों को पता चलता है, तो जैसे अगर ये न्यूज़ उन्हें मिलती है, तो ज़रूर उन्हें ये उम्मीद जो पहले ख़त्म हुई थी, आज मेडिकल एडवांसेस की वजह से आप कैसे वो उम्मीद के बारे में आप व्यूअर्स को बताएंगे? बिल्कुल ऐश्वर्या, कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जिनमें सर्वाइवल क्लोज टू 100% भी है। ब्लड कैंसर्स इतना अभी एडवांस हुआ है, तो अभी हम सिर्फ कीमोथेरेपी यूज़ नहीं करते, टारगेटेड थेरेपी। कुछ अपने व्यूअर्स ने सुना रहेगा। टारगेटेड थेरेपी मतलब अभी हम जो कैंसर में जो म्यूटेशन है, मतलब जिस चीज़ की वजह से वो कैंसर हुआ है, उसके अगेंस्ट अभी अपने पास दवाइयाँ हैं। सो दैट इज़ टारगेटेड थेरेपी। सो एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल, एक CML नाम का ब्लड कैंसर है, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। उसमें एक म्यूटेशन रहता है, BCR-ABL म्यूटेशन बोलते हैं हम उसे। तो वो म्यूटेशन की वजह से कैंसर है। तो अभी हमारे पास अभी मतलब 2000 से एक मेडिसिन अवेलेबल है जो सिलेक्टिवली वो म्यूटेशन को डिस्ट्रॉय करता है। सो मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स, एंड उसी मेडिसिन के अभी हायर वर्जन्स आए हैं, जिसकी वजह से CML का सर्वाइवल क्लोज टू 100% हुआ है। एंड दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल। इम्यूनोथेरेपी भी ऑप्शन है अपने पास कैंसर्स में। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में भी एडवांसेस हुए हैं, जो पहले सर्वाइवल बहुत कम था, अभी वो बहुत बढ़ गया है। तो इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट्स हमारे पास जल्दी पहुँचे, टाइम पे पहुँचे। तो जितने अर्ली स्टेज में हम कैंसर को डायग्नोज कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, उतने ही अच्छे रिजल्ट्स पेशेंट को मिलते हैं। और जैसे आपने बोला, जो कॉमन एक ये है, मिस इन्फॉर्मेशन है कि ब्लड कैंसर जैसे वो पेशेंट वो आया नहीं। एंड बहुत ख़राब लगा मुझे, बिकॉज मैंने वैसे शायद बोलना नहीं चाहिए था, बिकॉज आई डेंट डू इट डेलिबरेटली। उन्हें बहुत ट्राई किया उन्हें फ़ोन करके बुलाने का, बट वैसे नहीं होना चाहिए। एंड वैसे हुआ क्यों, मोर देन माई सेइंग इट, बिकॉज वो पेशेंट के दिमाग में ये था कि ब्लड कैंसर है तो मैं कभी ठीक नहीं हो सकता। तो दैट इज़ रॉन्ग। वो हमें जो मेंटालिटी है वो बदलनी है। यस, मेंटालिटी तो ज़रूर बदलनी है। एंड मुझे लगता है कि अभी जो आपने एडवांसेस बताए हैं, उस हिसाब से लोगों में ज़रूर उम्मीद आएंगी कि ब्लड कैंसर क्योर हो सकता है। यस। एंड डेफिनेटली हम सेशन के एंड में भी ये डिस्कस करेंगे कुछ अच्छे ऐसे मिराकुलस स्टोरीज जो आपके मेडिकल करियर में रहे होंगे। अभी आपके करियर एडवांसेस के थ्रू आपने भी काफ़ी प्रोग्रेस किया। अभी जितना मैं सुन रही हूँ, मैं देख सकती हूँ कि आप पेशेंट के साथ एम्पैथेटिकली भी इन्वॉल्व रहते हैं, सहानुभूति के लिए आप सहानुभूति के साथ आप उनके साथ काम करके वो जो उन्हें डिसीज़ हुआ है, उन्हें आप उनसे आप बचाना चाहते हैं। अभी सिम्टम्स अर्ली डिटेक्ट कभी कभार नहीं हो रहे हैं, और स्टेज अगर सेकंड या थर्ड इस पे चला जाता है पेशेंट का, तो क्या सर्वाइवल रेट थर्ड से भी आप मेडिकल एडवांसेस की वजह से हम ला सकते हैं पेशेंट को नॉर्मल स्टेट पे? यस। तो ब्लड कैंसर्स का ऐसा है कि इवन स्टेज 3 एंड लिम्फोमा नाम का एक कैंसर है जिसमें स्टेज 4 तक भी हम जाते हैं। ऐसे स्टेजेस में भी सर्वाइवल अभी 60-70% है। ऐसे नहीं है कि स्टेज 3 हो गया, स्टेज 4 हो गया तो कुछ नहीं कर सकते। 60-70% सर्वाइवल इज़ प्रिटी गुड। कुछ कैंसर ऐसे हैं जिसमें आप कुछ भी करो, सर्वाइवल रेट्स आर 10%, 20%, बट दोज आर एक्सेप्शंस। मैक्सिमम केसेस में वी कैन होप फॉर गुड रिजल्ट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेज। बट यही है कि आप जितना जल्दी आओगे, जितना जल्दी सिम्टम्स, जैसे हमने कुछ सिम्टम्स अभी डिस्कस किए, हमारी बॉडी का एक टेंडेंसी है, अगर कुछ भी बॉडी में गड़बड़ है ना, बॉडी वार्न करती है। सेम लाइक अगर किसी पेशेंट को हम बोलते हैं ना सडन हार्ट बंद हो गया, सडन हार्ट अटैक, मैक्सिमम टाइम सडन हार्ट अटैक नहीं रहता है वो। कुछ दिन से पेशेंट को थोड़ा बहुत एक
आइडिया हाँ, रहता है। सिम्टम्स हाँ जैसे बहुत वीकनेस होना, चलते चलते थोड़ा चेस्ट में पेन होना, सांस फूलना, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स पेशेंट इग्नोर करते हैं एंड देन इट बिकम्स सडन। सो सेम फॉर ब्लड कैंसर्स। अगर सिम्टम्स है ना, सिंपल एक आपके डॉक्टर को दिखाइए, एक सीबीसी कराइए, सिंपल सीबीसी, दैट कैन गाइड अस। एंड उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो हीमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट। सो टाइमली इंटरवेंशन इज द की। ओके। एंड जैसे अगर कोई पेशेंट फाइनेंशियली उतना केपेबल है नहीं है, सो एज मेडिकल एडवांसेस में ब्लड कैंसर को क्योर करना फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हाई होता है या कम होता है? मतलब क्योंकि अभी जैसे पेशेंट के फाइनेंशियल कंडीशन पे भी हर कोई किसी को लगता है कि ये जो प्रोसेस है, ये जो मेरे हॉस्पिटल के बिल्स होंगे, ये सब काफ़ी महंगा डिसीज़ है ये। तो इसमें कुछ है एडवांसेस कि जो पेशेंट के बिल्स या फाइनेंशियल कंडीशन है, उसमें क्या हेल्प आउट होता है? यस, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। मैं मानती हूँ कि कुछ ब्लड कैंसर्स का ट्रीटमेंट महंगा रहता है। तो इसमें एक जो अच्छी चीज़ हुई है इज़ जेनेरिक मेडिसिन्स। जेनेरिक इन द सेंस, एक समय था जब हम बहुत हद तक जो आउट ऑफ इंडिया मेडिसिन्स बनते हैं, जो इम्पोर्ट होते थे, उस पे डिपेंड करते थे। बट अभी हमारी जो इंडियन कंपनीज़ हैं, उन्होंने इतना एडवांस कर लिया है कि मैक्सिमम मेडिसिन्स अभी इंडिया में बनते हैं। कुछ मेडिसिन्स ऐसे हैं जो 3, साढ़े 3, 4 लाख का एक डोज रहता था, तो वो अभी इंडिया में मेड इन इंडिया, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने भी एडवोकेट किया है, तो उसकी वजह से बहुत सारे मेडिसिन्स का कॉस्ट बहुत कम होके बहुत विद इन रीच आए हैं। दैट इज़ वन थिंग। एंड जैसे एडवांसेस हो रहे हैं, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी पे अपना डिपेंडेंस कम होते जा रहा है। एंड जो मैक्सिमम हम पेशेंट का खर्चा देखते हैं ना, वो कीमोथेरेपी के कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से होता है। तो जैसे आपका डिपेंडेंस कम हो रहा है कीमोथेरेपी पे, आपका खर्चा भी कम हो रहा है। एंड तीसरा ये है कि हमारे गवर्नमेंट ने अच्छे मेडिकल कॉलेजेस खोले हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जैसे इंस्टीट्यूट्स खोले हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को फाइनेंशियली भी हेल्प हो रहा है। एंड चौथा एक और अच्छा है कि मैं कॉरपोरेट्स में हूँ, हमारा सेटअप भी है, तो प्राइम मिनिस्टर फंड एंड सीएम फंड की वजह से इवन प्राइवेट में पेशेंट्स को एक लंप सम अमाउंट मिलता है, जिसकी वजह से वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ज़रूर। इस इंफॉर्मेशन के वजह से बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं, उन्हें ये अवेयरनेस आएगा कि ये इतना महंगा भी नहीं है। यस, आज हमारे इंडिया के जो भी साइंटिस्ट कह सकते हैं, जिन्होंने फार्मा कंपनीज, जिन्होंने एडवांसेस लाकर अभी हमारे यहाँ पे जेनेरिक तरीके से हमारे लिए उपलब्ध कर रहे हैं जो मेडिसिन्स, इससे ज़रूर हमारे व्यूअर्स, हमारे दर्शक जो भी पेशेंट्स हैं, उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि कीमोथेरेपी से हम अगर कम करते, जैसे टारगेटेड एंड थेरेपी। इम्यूनोलॉजी जो आपने कहा, इसके वजह से भी पेशेंट का खर्चा कम हो जाएगा। यस, अभी मैं बहुत बहुत बेसिक इसमें बात करूँगी कि आजकल इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया पे हर कोई डॉक्टर बन गया है। तो उस सिम्टम्स को देख के बहुत लोग दवाइयाँ अपने मन से लेना स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट कि कोई एक बहुत बड़ा आदमी या औरत जो बहुत फेमस हो गए हैं, उनका सुन के लोग मेडिसिन्स लेते हैं। तो ये आपको क्या हद तक लगता है, सही लगता है या गलत लगता है, वो मैं जानना चाहूँगी। गलत लगता है। सोशल मीडिया और सोशल इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, उनका एक सोसाइटी में इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो पेशेंट को और इन जनरल पब्लिक को सही डायरेक्शन में गाइड करें। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी। बीच में एक पोस्ट आया था कि पुणे में एक पर्टिकुलर टैबलेट कोई एक ऑर्गेनाइजेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, एंड दैट टैबलेट इज़ द मिरेकल पिल, सब कैंसर्स को ठीक करती है। एंड इनफैक्ट मेरे खुद के रिलेटिव्स ने मुझे वो मैसेज भेजी थी कि हमारे फ्रेंड्स को ये है, कैन दे टेक दैट। सो दिस सॉर्ट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी बैड। मुझे बताइए, एक टैबलेट हर कैंसर को कैसे ठीक कर सकती है? सो कुछ ऐसे हैं लोग जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो पब्लिक को मिसगाइड करते हैं,
तो ये सब नहीं होना चाहिए। एक और जो आपने बोला सोशल मीडिया यूज़, गूगल हमारा फ्रेंड भी है और हमारा एनिमी भी है। तो बहुत सारे जरूर। पेशेंट्स गूगल पढ़ के आते हैं, हाँ अपने हाँ। सिम्टम्स गूगल में डालेंगे, और अभी एआई की वजह से जो जेमिनी है, गॉड। जो मेटा है, हाँ। इसकी वजह से उन्हें एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस मिलता है। वो सिम्टम्स डालते हैं और हमें बोलते हैं, हमें बताते हैं आके कि ये सिम्टम्स हैं, मुझे इसका जांच करना है। हाँ। सो गूगल टेलिंग यू समथिंग एंड डॉक्टर आपको कुछ बता रहे हैं, डॉक्टर जिन्होंने इतना हाँ। साल इसका स्टडी किया है, पढ़ाई इसमें की, एक्सपीरियंस है, बिल्कुल। डेफिनेटली आई वुड से लिसन टू द डॉक्टर, बट कुछ हाँ हैं अभी भी, हाँ। और उसका प्रोपोर्शन बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। तो इंफॉर्मेशन शुड बी यूज्ड प्रॉपर्ली, मिस इन्फॉर्मेशन कैन बी डेंजरस। कैन बी डेंजरस। ये आपने सही बात कही। जैसे गूगल में अगर मुझे नॉर्मल सर दर्द भी है तो गूगल मुझे एकदम डेथ की तरफ लेके जाता है। यस एंड इससे पेशेंट का ऑलरेडी मनोबल यस टूटा हुआ रहता है, वो और टूट जाता है कि क्या हुआ मुझे। अब जैसे कि ये सच में बहुत जानलेवा है कि आप आपके इन्फॉर्मेशन के थ्रू एक आगे वाले इंसान की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, जस्ट आपके थोड़े व्यूज़ बढ़ने चाहिए। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। बिल्कुल। बट चलो छोटी मोटी चीज़ें होती है जिनसे आपके लाइफ में इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसका गाइडेंस करना ज़रूर अलग है। लेकिन हमारे गांव में अभी भी छोटे छोटे गांव में यूट्यूब वगैरह बहुत फेमस होता है, सब देखते हैं। और मैं ज़रूर चाहूँगी कि ये यूट्यूब, ये पॉडकास्ट जो आज हम कर रहे हैं, अगर ये हमारे देश के छोटे छोटे गाँवों तक भी पहुँचता है, जिनसे उन्हें ये अवेयरनेस मिले कि ये नहीं सुनना है। क्योंकि आज एआई और काफ़ी एडवांसेस के वजह से लोग कुछ भी बिलीव करते हैं, यस कुछ भी बिलीव करते हैं। तो इसे हमें बहुत डेलिकेटली हैंडल करना है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आज बटन के टिप पे है। यस यस तो उसका यूज़ हम कैसे करते हैं उसके ऊपर भी है। अब जब हम बात इस टॉपिक की, इस विषय पर कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि आज लोगों की जो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो काफ़ी अलग और अजीब हो चुकी है। और शुरुआत पहले के ज़माने से, जैसे पहले पहले लोग कष्ट मराठी में बोलते हैं और हिंदी में काफ़ी बाहुबलिक एक्टिविटी करते थे, जिसकी वजह से एक्सरसाइज से लेकर के हर चीज़ उनके लाइफ में थी। तो उन्हें ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा नहीं थे। आज हम देखते हैं कि कैंसर का प्रमाण बहुत बढ़ चुका है। तो हमारी जो ये न्यू लाइफ है, फ़ोन कहते हैं कि फ़ोन के वाइब्रेशंस के वजह से, उनके रेडिएशंस के वजह से कैंसर होता है। तो अगर हम ज़िंदगी में फ़ास्ट फूड या जंक खाते हैं, उसके वजह से कैंसर होता है। हम लिपस्टिक अगर लगाते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो इससे कैंसर होता है। मैं हमारे दर्शकों को आपके थ्रू मैं बताना चाहूँगी कि ये जो मैंने अभी आपसे पूछा, इसमें से क्या मिथ्स है, क्या सच है और क्या झूठी चीज़ें हैं, और ये सच में है या नहीं? अभी हम जो देखते हैं, जैसे मैं जब मेरा अंडर ग्रेजुएशन मतलब एमबीबीएस कर रही थी, एमडी मेडिसिन कर रही थी, फिर मैंने डीएम ही मैट किया, तो वो टाइम पे जो इंसिडेंस था कैंसर का और अभी जो इंसिडेंस है, बहुत डिफरेंस है। आई वुड से मिनिमम 10 टाइम्स कैंसर हैज़ इंक्रीज्ड, कैंसर बढ़ा, इतना ज़्यादा बढ़ा है। मतलब जो केसेस हम जब जब हम पढ़ते थे हमारे वार्ड्स में, अगर ऐसी एक केस आई, हम बोलते थे अरे बाप रे ये केस आ गई, हमने सबने देखना चाहिए कैसा क्या, बिकॉज देखने को नहीं मिलते थे इतने केसेस। अभी इतना रैम्पेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा। आई 10 टाइम्स इज़ अ मिस ये रिप्रेजेंटेशन, मुझे लगता है उससे भी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहेगा कैंसर। एंड कारण क्या है, जैसे आपने जो सब कुछ बोला अभी, वो फैक्ट्स है। मेन रीज़न इज़ लाइफस्टाइल, सेकेंड रीज़न इज़ पोल्यूशन। सो लाइफस्टाइल में जैसे आपने बोला सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब बैठे रहना, टीवी के सामने बैठ के खाना खाना, ये सबसे ख़राब चीज़ है। बिकॉज एक तो फास्ट फूड्स अंदर जाते हैं, एक्टिविटी कुछ भी नहीं रहती, तो फिजिकल इनएक्टिविटी मतलब कुछ भी एक्सरसाइज, कुछ भी एक्टिविटी नहीं करना, यहाँ से वहाँ जाना है तो मुझे गाड़ी चाहिए, लिफ्ट है मेरे पास, सब कुछ है, मुझे एक्सरसाइज नहीं करना, तो फिजिकल इनएक्टिविटी। जंक खाना, जैसे टिफ़िन में अभी मेरे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, तो
हम नहीं देते उन्हें कुछ जंक, बट बाकी जो बच्चे उनके टिफ़िन में चिप्स रहते हैं, पिज़्ज़ा रहता है। Yes, जब तक right. मेरे बच्चे स्कूल गए नहीं उनको पता नहीं था कि पिज़्ज़ा क्या रहता है और चॉकलेट क्या रहती है। तो Okay. अभी बट दे नो एवरीथिंग, बिकॉज है सबको, हर कोई लाता है। पिज़्ज़ा है, चिप्स है, चॉकलेट है, वॉफल्स हैं, जो कुछ इट्स देयर, समोसा है, फ्राइड फूड्स। तो ये फास्ट फूड्स, फ्राइड फूड्स, शुगरी फूड्स, तो कैंसर ये सब से डेफिनेटली होता है, इनएक्टिविटी। एंड एक और चीज़ जो आपने बोली, लिपस्टिक आई डोंट नो, जो लेड ऐड होता है लिपस्टिक में, एडिटिव्स कुछ, सो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स अगर हम यूज़ करें, आई नो एक्सपेंसिव रहते हैं, बट इंडियन कंपनीज़ के भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स अभी अवेलेबल हैं, मे बी कुछ प्रोटेक्ट हो सकते हैं। दूसरा है जो खाने में एडिटिव्स डालते हैं, प्रेजर्वेटिव्स जो है, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब से भी कैंसर का इंसिडेंस मुझे लगता है कि बढ़ रहा है। हाँ, मतलब आई थिंक इट इज़ ऑल्सो प्रूवन कि नेल पेंट भी जो आप यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी नेल पेंट एंड वो निकालने के लिए कुछ यूज रिमूवर, करते हैं, नेल पेंट रिमूवर, रिमूवर, ओके, उससे भी दे से दैट इट मे बी कार्सिनोजेनिक। वी ओके, डोंट नो, बट डेफिनेटली एनी केमिकल, एनीथिंग दैट यू आर adding to your body outside or inside which is not natural अच्छा, is not good for the body. इट्स नॉट गुड फॉर द बॉडी। तो ये सब बोलने के बाद शायद कॉस्मेटिक इंडस्ट्री will be very angry, but हाँ, see, there are some companies which are good, but we should know what to use and what not to use. नहीं, अभी जैसे आपने कहा कि लाइफस्टाइल, मतलब अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटी जो है, दिनचर्या, उसका काफ़ी, जैसे अभी मुझे तो है हैबिट, मैं खाना खाते टाइम कुछ तो हैपनिंग लगाती हूँ, क्योंकि अगर मैंने नहीं लगाया तो मैं ज़्यादा खा नहीं पाती। बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी शायद मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं बिना टीवी या कुछ देखे मैं खा सकूँ। So एंड I'm not saying just एक क्लियर करने के लिए कि टीवी के सामने बैठने से कैंसर नहीं, होता है। बट I'm just giving an example. ये Fast food, sitting in front of the TV, टीवी no physical activity, not a good या combination. नहीं, पर मैंने ये चीज़ सच में काफ़ी इसमें सुनी है कि खाना खाते टाइम आप एक एक्टिविटी जो कर रहे हैं Exactly. आप उसी पे फोकस करें, तो वो आपके बॉडी को ज़्यादा अच्छे से लगता है। Exactly. मुझे ऐसा होता है कि मैं देखना चाहती हूँ, सो दैट, क्योंकि जब हम सोच के खाते हैं तो हमको हमारी ज़िंदगी का ना सब स्ट्रेस याद आ जाता है कि ये है, और आज अभी स्ट्रेस की बात हो रही है, तो स्ट्रेस का प्रमाण तो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि एवरीबडी, सबको स्ट्रेस नहीं चाहिए। तो वो स्ट्रेस को फेस करने के बजाय जो मिल रहा है कि Easy way जिससे out. इजी वे आउट होता है। अभी जैसे आपने फास्ट फूड कहा, बहुत सारे लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, तो अगर वो थोड़ा बहुत खा लेते हैं एंड बाद में अगर वो कुछ, जैसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर हम फास्ट फूड या ये फूड, जंक फूड थोड़ा खा भी रहे हैं, तो हमें ऐसे क्या प्रिवेंशंस लेने चाहिए या क्या एक्टिविटी ऐसी करनी चाहिए जिससे हम बैलेंस आउट कर सकते हैं कि हम ठीक है, चलो थोड़ा जंक खा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हम कुछ हेल्दी एक्टिविटी जो हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, हमारी लाइफ में ऐड कर सकते हैं, वो कुछ आप बता सकते हैं? आज की दुनिया ऐसी है कि आप फास्ट फूड और जंक से टोटली आप दूर रह ही दूर नहीं नहीं रह सकते। सकते हैं। तो आप मे बी हफ्ते में एक चीट डे डिसाइड कीजिए। मैं वैसे करती हूँ, Okay. जैसे सैटरडे नाइट इज़ माय चीट डे। सैटरडे नाइट मुझे जो खाना है मैं खाती हूँ, ओके, एनीथिंग, हाँ, पिज़्ज़ा, बट प्रेफरेबली घर पे बनाया हुआ। क्या होता है, बाहर अगर आपने सपोज समोसा खाया, वही तेल वो 20 बार 25 बार यूज़ करते हैं, तो उसमें जो केमिकल्स जनरेट होते हैं, जो फैटी एसिड्स विच आर नॉट गुड, सैचुरेटेड फैट्स बोलते हैं उसे, नॉट गुड, फिर टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं वही तेल बार बार यूज़ करने से, सो दैट इज़ नॉट गुड। तो समोसा खराब नहीं है, बट जो समोसे जिसमें तल रहा है, एग्जैक्टली ओके, दैट ऑयल इज़ नॉट गुड। that one is- सो मे बी ट्राई कर सकते हैं कि घर पे बहुत सारी हेल्दी चीज़ें बन सकती हैं, ये सब चीज़ें घर पे बन सकती, इफ़ इट इज़ पॉसिबल। इफ़ नॉट देन जैसे मैंने बोला कि हफ्ते में एक बार आप चीट डे डिसाइड कीजिए, एंड उसे बैलेंस करने के लिए रेस्ट ऑफ द वीक हेल्थी खाइए, एक्सरसाइज जो भी थोड़ा बहुत पॉसिबल है, ओके, एंड स्ट्रेस, लाइक यू सेड, स्ट्रेस इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन टुडेज लाइफ। थोड़ा बहुत मेडिटेशन, ओके। रिलैक्सिंग। सो स्ट्रेस का कितना परसेंटाइल इम्पैक्ट होता है कैंसर के लिए? मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि अभी बहुत हद तक लोग यही कहते हैं कि आपको स्ट्रेस था, इस वजह से आपको ये सब चीज़ें हुई। मैं जानना चाहती हूँ कि कैंसर स्ट्रेस के वजह से भी हो सकता है क्या? जब भी आप स्ट्रेस लेते हो,
आपके बॉडी में केमिकल्स और हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं. तो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड स्ट्रेस, पुराने ज़माने में स्ट्रेस जो जो हमारे पूर्वज थे, मैनी 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 हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले, स्ट्रेस क्यों था? अगर हंटिंग करते टाइम हंट करते थे वो, कोई एनिमल अगर सामने आया तो उससे भागने के लिए वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स था. इट वॉज फ्लाइट और फाइट और फ्लाइट Survival रिस्पॉन्स के बोलते हैं, लिए इट वॉज हमारे सर्वाइवल यहाँ. के लिए. बट अभी वो स्ट्रेस हम नेगेटिवली यूज़ करते हैं. सो ये स्ट्रेस जो है ना, दैट इज़ वेरी वेरी बैड. सो कैंसर्स मे बी वन रीज़न डेफिनेटली स्ट्रेस. ऑटो इम्यून डिजीजेस करके एक रहते हैं, Okay. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ Yes. SLE वगैरह, आर्थराइटिस, संधिवात की बीमारी. स्ट्रेस एक कॉमन कॉज है ये सब के लिए. एंड कैंसर्स में कॉज, जैसे मैंने बोला, आई डोंट नो वेदर इट्स कॉजिंग कैंसर, बट जो स्ट्रेस लेते हैं ना, उनका रिस्पॉन्स कैंसर का उतना अच्छा नहीं रहता जितना जो पेशेंट एकदम, आई वोंट से बिंदास रहता है, बट जो पॉजिटिव रहता है, अच्छा फाइट करता है. जैसे अभी भी मेरे पास एक पेशेंट एडमिटेड है, ही इज़ अ फाइटर, ही इज़ फाइटिंग. खराब कैंसर था बट ही इज़ कमिंग आउट ऑफ इट, एंड दैट पॉजिटिव ये कि मैं इससे बाहर निकलूँगा. वेंटिलेटर पे है पेशेंट, बट फिर भी ही इज़ फाइटिंग, एंड वी आर पॉजिटिव. जीने की इच्छा है, पॉजिटिव फ्रेम सेट है, भरोसा है ट्रीटिंग डॉक्टर पे कि होगा. दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो ऑल दिस मैटर्स. तो स्ट्रेस नेगेटिवली इम्पैक्ट्स रिकवरी इज़ व्हाट आई बिलीव. ओके, मतलब अगर आपको कैंसर होता है और आप बहुत स्ट्रेसफुल इंसान है तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा. एग्जैक्टली. आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, भले ही वो आपको कैंसर हो ना हो. आपको ज़िंदगी को लेकर अगर आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड है तो वो डेफिनेटली आपकी बॉडी पे हेल्प करता है. क्योंकि ये केसेस हमने काफ़ी देखे हैं कि जीने की चाह होने की वजह से बदतर से बदतर बीमारियां तक Yes. इंसान की ठीक हो जाती है. Yes. और अभी आपने जो लाइव एग्जाम्पल बताया है कि जीने की चाह और पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से उसका खराब कैंसर भी क्योर हो रहा है, ठीक हो रहा है. तो हमारे जो दर्शक है वो डेफिनेटली इससे प्रेरित होंगे कि कोई भी बीमारी आपको होती है, अगर आपकी इच्छा शक्ति प्रबल है तो आप ज़रूर आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आप उसको फेस कर सकते हैं. सो अभी जैसे हमने बात की कि स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, आपके प्रोडक्ट्स हो गए या फिर कोई और चीज़ जिसकी वजह से कैंसर में एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है. अभी आपकी ऐसे कोई स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहते, कोई मिरेक्युलर स्टोरी जो आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बहुत सारे हैं. अभी कौन सा बताऊँ, बहुत बहुत सारे हैं. ऐसे बहुत केसेस हैं जो बहुत ख़राब कंडीशन में आए थे, बट जो बाहर निकले, वेंटिलेटर से बाहर निकले हुए पेशेंट्स, कार्डियक अरेस्ट के बाद बाहर निकले हुए पेशेंट्स. पूरा एक पेशेंट है मेरा, अभी जस्ट पैरालिसिस याद आया तो मुझे. वो 4 साल से बेड पे था, एक्चुअल पेशेंट. 4 years बेड रिडन, कुछ मूवमेंट्स नहीं, कुछ भी नहीं. उसे बहुत बहुत ही एक रेयर बीमारी थी. मेरे पास जब आया, कुछ हीमोग्लोबिन वगैरह कम हुआ, इसलिए जो हॉस्पिटल में एडमिटेड था उन्होंने मुझे बोला एक बार आप देख लो करके. एंड देखा, थोड़ा कुछ अलग लगा कि दिस इज़ नॉट नॉर्मल. उसका वर्कअप किया, एंड ही हैड अ वेरी वेरी रेयर डिसऑर्डर, उसे हम पोएम सिंड्रोम बोलते हैं. अंडरलाइंग एक टाइप का ब्लड कैंसर रिलेटेड ही रहता है वो. सो आज मैं बताऊँ, वो पेशेंट भागता है, उसका खेत है खुद का, वो स्कूटर चलाता है, ही कैन रन, नॉट जस्ट वॉक, आफ्टर 4 to 5 years ऑफ बीइंग बेड रिडन. सो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं. ये जैसे मैंने आपको पेशेंट बोला, ही इज़ कमिंग आउट, ही इज़ गोइंग टू, वील डिस्चार्ज हिम इन सम टाइम. बच्चे हैं कुछ हमारे पास, इवन नॉर्थ ईस्ट से कुछ बच्चे हैं, यूपी से एक बच्चा है, खराब कंडीशंस में आए, बट अभी उनका कैंसर ठीक है, क्योर्ड हैं. सो ऐसे हैं, बहुत सारे केसेस हैं. अभी जो आपने स्टोरी बताई उससे मुझे अपने लाइफ को लेकर बहुत ग्रैटिट्यूड महसूस कर रही हूँ. मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ कि मैं छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ में होती, सर दुख रहा है, हम उस चीज़ को बहुत बड़ा बना देते हैं. पर आज जो लोग जेन्युइनली ब्लड कैंसर या पैरालिसिस या जो इन चीज़ों से गुजर रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी जीकर बाहर निकल रहे हैं, और हम जो हवा वाली बातें हैं उसी में स्ट्रेस लेके हम
हमारे हाथ पैर ठीक होने के बावजूद भी हम ज़िंदगी नहीं जी पाते। तो डेफ़िनेटली इससे मुझे तो बहुत प्रेरणा मिली है कि ज़िंदगी जीना है, हर बिल्कुल, बार स्ट्रेस में नहीं रहना है। बिल्कुल, एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड मतलब ये जो है कि मेरे लाइफ को लेकर के मुझे जो थैंकफुलनेस है, वो डेफ़िनेटली अगर हर किसी में है, तो हम हमारी लाइफ को और बेहतर कैसे यस, बना सकते हैं और जो है बिल्कुल, हमारे पास, बिल्कुल, उसमें कैसे खुश रह सकते हैं, उसके बिल्कुल। लिए डेफ़िनेटली मदद होगी। मुझे बहुत खुशी और आदर महसूस हो रहा है कि आपके जैसे बड़े डॉक्टर के साथ मैं इस ब्लड कैंसर के विषय के ऊपर बात कर पाई। हम जैसे कहते हैं कि आज की जो जनरेशन है ये प्रिवेंशन पे बिलीव करती है कि हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं। हमारा माध्यम एक्सपर्ट पॉडकास्ट के थ्रू यही है कि हम लोगों में जागरूकता फैलाएं, कोई भी कोई भी बीमारी से रिलेटेड। और ब्लड कैंसर एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर लोग खुलकर बात नहीं करते। आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात कर पाए, हमारे दर्शकों के लिए हमने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं डेफ़िनेटली मेरे दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि ब्लड कैंसर से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर डरने से ज़्यादा हम उसके प्रिवेंशन के ऊपर वर्क करेंगे। और आज के इस एक्सपर्ट पॉडकास्ट के थ्रू मैं ये कोशिश हमारी जो है उसे मैं ज़रूर सफलता की तरफ जाते हुए देखती हूँ। अभी हमारा जो ये कॉन्वर्सेशन है, ये हमारा कॉन्वर्सेशन अभी एंड की तरफ पहुँच चुका है। हमारे दर्शक ज़रूर ये जानना चाहेंगे कि आप उन्हें कहाँ अवेलेबल होंगे? अगर उन्हें आपसे जाँच करवानी है, तो आप उन्हें कहाँ मिल सकते हैं? हमारा क्लिनिक और हॉस्पिटल है, अरुणोदय नाम से है, रामदास पेठ में। सो मैं वहाँ पे अवेलेबल रहती हूँ एंड मैं किंग्सवे हॉस्पिटल में भी अटैच्ड हूँ। ओके। तो अभी हमेशा जब भी हम पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं, हम एक मैसेज दर्शकों के लिए आपके थ्रू कि यंग जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? ब्लड कैंसर इज़ वेरी मच क्योरेबल अगर सही समय पे इसका निदान होता है तो। जो जो मिथ्स है ब्लड कैंसर रिलेटेड उसे हमें बस्ट करने हैं, और पॉजिटिव एक एटीट्यूड, लाइक यू सेड, वो रखा। अगर जैसे होता है डायग्नोसिस ऑफ कैंसर इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, एक पॉजिटिव एटीट्यूड कि मैं ठीक होऊंगा, एक फाइटिंग एटीट्यूड, दैट इज़ व्हाट इज़ नीडेड। और यंगस्टर्स के थ्रू अगर अवेयरनेस होता है, प्रिवेंशन इज़ वन पार्ट ऑफ इट, बट अर्ली डायग्नोसिस अगर हम कर सकते हैं, अर्ली स्टेज में अगर हम इसे पिक करके ट्रीट कर सकते हैं तो सर्वाइवल रेट्स आर गुड। ज़रूर, बिल्कुल। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप एक्सपर्ट पॉडकास्ट में आए और आपने हमारे दर्शकों के लिए इतना कीमती समय निकाल कर इस टॉपिक के ऊपर हमने बहुत खुलकर बातें की। मैं हमारे दर्शकों को ये ज़रूर आह्वान करना चाहती हूँ कि जैसे हमने पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में बात की है, ब्लड कैंसर या किसी भी कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप नज़दीकी डॉक्टर्स और मेडिकल साइंस की मदद से आपका कैंसर क्योर कर सकते हैं। आगे एक्सपर्ट पॉडकास्ट ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर आपके लिए चर्चाएं लेकर आता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।